ओके, चेक चेक। सीधी बात नो बकवास टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम रहेगा ग्लोबलाइजेशन। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर यू ऑल। ठीक है, कि ये जो मैं आईएससी में अपने को अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं, तो मैं जो रेफरेंस बुक्स आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ दैट इज़ आईएससी बिजनेस स्टडीज़ बाय सीबी गुप्ता। ठीक है, और एडिशन में अभी जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ दिसंबर 2025। ओके, सेकंड थिंग, अभी आप बोलोगे कि सर हमारे पास कोई और ऑथर की बुक है, तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके, क्योंकि कान ऐसे पकड़ो सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली सेम ही दी हुई है। ठीक है, सिर्फ थोड़े वर्ड्स, थोड़ी लैंग्वेज उसकी डिफरेंट हो सकती है, बट एग्ज़ाम में आप कुछ भी लिखो, कॉन्सेप्ट अगर राइट लिख रहे हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरी बात कि अगर जो मैं नोट्स यूज़ कर रहा हूँ अभी जो क्लास में, ये थोड़े अपने फ़न वे के जो मैं खुद से नोट्स बनाता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये जो नोट्स मैं अपने खुद से रेडी करता हूँ अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी यूज़ करके, तो ये नोट्स सिर्फ आपके रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेंगे। इट्स, आप ये नोट्स को जो मेन आपकी जो नोटबुक है उससे आप रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से थोड़ा शॉर्ट में क्विक रिवीजन के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरी बात, इफ़ यू आर फेसिंग एनी इश्यू, कोई भी सब्जेक्ट कह लो, कोई भी कॉन्सेप्ट कह लो, कोई भी बोर्ड कह लो, कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे बताना, मैं उस पर ट्राई करूँगा। आई विल गिव माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ बेटर वे। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बाद सीधी बात नो बकवास टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम ग्लोबलाइजेशन। अभी ग्लोबलाइजेशन में आपको जनरली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो भी मैं आपको लेटर ऑन द वीडियो आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन क्या रहेगी भाई? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इज़ अ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज। इंटीग्रेशन मतलब कनेक्शन, ग्लोबलाइजेशन इज़ अ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी। अभी सारी इकोनॉमी कनेक्ट कैसे होगी? मतलब जो सी इंडिया एक इकोनॉमी है, यूएसए एक इकोनॉमी है, जापान एक डिफरेंट इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये सारी इकोनॉमी का जब इंटीग्रेशन होगा तो उसको अपन ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। अब ये इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है भाई? बाय वे ऑफ ट्रेड हो सकता है, बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एंड बाय वे ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है। अभी आप बोलोगे सर बाय वे ऑफ ट्रेड कैसे होगा भाई? तो ट्रेड ऐसे होगा कि इंडिया है, इंडिया चाइना से अपने गुड्स इंपोर्ट करता है। ठीक है, और इंडिया अपने गुड्स एक्सपोर्ट करता है। कहाँ एक्सपोर्ट करता है? श्रीलंका में। तो बाय वे ऑफ ट्रेड चाइना से गुड्स लेना इज़ ए ट्रेड एक्टिविटी, फिर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना, तो ये सारी चीज़ें जो होगी बाय वे ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें ईजी हो गई है। नाउ बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कि एफआईआई। एफआईआई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फुल फॉर्म आ सकता है, तो याद रखना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अभी जो वो लोग होंगे वो अपने कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। मान लो यूएसए के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इंडियन मार्केट अभी बूम होने वाला है, तो वो क्या करेंगे? आएंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो बाय वे ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो इन्वेस्टमेंट है वो ईजी हो जाएगा। बिफोर ग्लोबलाइजेशन जो 1992 में ग्लोबलाइजेशन आया, तो उसके पहले ये जो इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ड्यू टू रूल्स एंड रेगुलेशन, बट राइट नाउ ईजी हो जाएगा। और बाय वे ऑफ टेक्नोलॉजी, बाय ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि भाई जापानीज़ टेक्नोलॉजी, जापान के जो मशीन है वो हम इंडिया में यूज़ करते हैं, दूसरे कंट्री की कार्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो बाय वे ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से भी अपन ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर से एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी बाय वे ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ओके, अभी ये जो चैप्टर का हॉट टॉपिक है, एकदम एकदम ऐसा कड़कता भड़कता टॉपिक है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। क्या टॉपिक रहेगा? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी बाय वे ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपने को क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो पहली अपॉर्चुनिटी रहेगी इंटरनेशनल कंपटीशन। आप बोलोगे कि भाई कंपटीशन तो बढ़ रही है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी में क्यों है? क्यों है? उसका आंसर है, सी इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ेगी तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे जर्मनी की टेक्नोलॉजी, जापान की टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाऊँगा। अगर मैं वो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर पाता हूँ, सुन रहे मेरी बात? सुन रहा है ना तू? ठीक है, अभी मैं यहाँ बैठे बैठे वहाँ की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या मेरे बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होगा कि मेरी क्वालिटी
जो बिज़नेस की सारी चीज़ों की क्वालिटी रहेगी और मेरी जो एफिशिएंसी रहेगी गुड्स बनाने की, वो बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और दूसरा बेनिफिट क्या रहेगा कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में रह के मैं लेबर से काम करवाता था, अभी मैं मशीनरी ला रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो पहली अपॉर्चुनिटी क्या हुई कि इंटरनेशनल कंपटीशन आई, उसकी वजह से क्या हुआ कि क्वालिटी एंड एफिशिएंसी इम्प्रूव हो गई, उसके साथ साथ कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई। अभी सर एक एग्जांपल है कि आप थोड़ा हमको बता दो ना भाई, तो ठीक है। सी, अभी मेरे पास 10 करोड़ का कैपिटल था। कितने का था? 10 करोड़ का, क्योंकि मैं बहुत ही अमीर इंसान हूँ, ठीक है। तो 10 करोड़ के कैपिटल में मैं गुड्स कितने बना पाता था? 100 यूनिट्स, क्योंकि मेरे पास थोड़ी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, थोड़े मेरे जो लेबर लोग थे वो इतने क्वालिफाइड इनफ नहीं थे कि एकदम एफिशिएंटली काम कर पाए। तो उससे क्या हुआ, फिर ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड आया, सारी रूल्स एंड रेगुलेशन कम हो गए, तो मेरे पास कैपिटल तो अभी इतना ही रहेगा 10 करोड़ रुपीज़, बट मैं सारी टेक्नोलॉजी बुला ली, मैंने अच्छे अच्छे लोग मेरे यहाँ पे हायर कर लिए। तो उससे क्या हुआ कि जो पहले 100 यूनिट्स बनते थे उसकी जगह अभी सेम कैपिटल में मैं 180 यूनिट्स बना पा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट समझ आया, ठीक है। और हाँ, वन मोर इंस्ट्रक्शन कि अभी स्क्रीन में मैं थोड़ा बड़ा दिख रहा हूँ, तो आई एम जस्ट ट्राइंग डिफरेंट एंगल्स, तो विद इन फ्यू वीडियोस, 5-10 वीडियो के बाद पूरा प्रोफेशनल सेटअप अपग्रेड हो जाएगा। ओके, अभी दूसरा पॉइंट, डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री कैन गेट, डेवलपिंग कंट्री को क्या मिल सकता है? इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। यूएसए, चाइना, वो सब डेवलप कैटेगरी की स्टेट में आता है, तो इंडिया क्या है? अपना डेवलपिंग कंट्री। तो अपन लोगों को क्या मिल सकता है? कैपिटल प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी लाए, कैपिटल कहाँ से आया? यूएस आता है, अपने में इन्वेस्ट करता है, तो कैपिटल भी अपने को मिल जाएगा। तो डेवलपिंग कंट्री कैन गेट टेक एंड कैपिटल। उससे क्या होगा? रिजल्टिंग इन बेटर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उससे क्या होगा भाई? क्या होगा? जो अपने रिसोर्सेज है वो बेटर तरीके से अलोकेट हो जाएंगे, बेटर आउटपुट, मैं जो गुड्स बना रहा हूँ उसकी क्वालिटी बढ़िया आएगी, और प्रोडक्टिव लेबर, मतलब जो मेरे यहाँ पे फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो प्रोडक्टिव तरीके से काम करेंगे। इसको अभी बहुत डिटेल में क्लास में समझा था अपन लोगों ने, बट राइट नाउ इन द रिवीजन वीडियो इतना ही काफ़ी है। पहली अपॉर्चुनिटी कौन सी थी भाई? कि इंटरनेशनल कंपटीशन, जिससे क्या हुआ? दो चीज़ें हुई। दो चीज़ें क्या हुई कि पहला, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, और दूसरी चीज़ क्या हुई? कॉस्ट रिड्यूस हुई, ठीक है। अभी डेवलपिंग कंट्री, दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या हुई डेवलपिंग कंट्री के लिए? उनको कैपिटल मिल सकता है, उनको टेक्नोलॉजी मिल सकती है। उससे क्या होगा कि भाई रिसोर्स अच्छे हो जाएंगे, आउटपुट अच्छी क्वालिटी का आ जाएगा, और जो लेबर होंगे वो प्रोडक्टिव लेबर आपको, प्रोडक्टिव लेबर मिल जाएंगे। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, रिस्ट्रक्चर इन प्रोडक्शन पैटर्न। मतलब जो लेबर इंटेंसिव कंट्री थी वो कैपिटल यूज़ करेंगे, और जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री थी दे विल यूज़ मोर लेबर। अभी यूएसए है, यूएसए कैपिटल इंटेंसिव कंट्री की कैटेगरी में आता है, तो वो लोग क्या करेंगे कि इंडिया से अच्छे अच्छे लेबर, मतलब जो क्वालिफाइड लोग होंगे वो यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कैपिटल तो बहुत सारा है, बट उनके पास टैलेंटेड लोग नहीं है मेरे जैसे। तो क्या होगा कि यहाँ के लोग वहाँ चले जाएंगे, तो उससे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए ये पॉइंट है अपॉर्चुनिटी का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिस्ट्रक्चर इन प्रोडक्शन पैटर्न। अभी कोई एक कंट्री था, कोई एक फैक्ट्री थी, वो पूरा ही कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बना रही थी, कि उसका काम सिर्फ मशीनरी से चल रहा था। अभी सिर्फ मशीनरी से तो काम चला ही नहीं सकते, तो उनकी जो प्रोडक्शन पैटर्न रहेगी वो थोड़ी रिस्ट्रक्चर हो जाएगी, वहाँ पे थोड़े लोग ज़्यादा आ जाएंगे, कि जिससे प्रोडक्टिव लेबर का आपको प्रोडक्टिव आउटपुट मिल पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा स्पीड में जाना ही पड़ेगा क्योंकि रिवीजन वीडियो है। नाउ फोर्थ पॉइंट, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अभी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, तो उससे क्या होगा कि ओपन गेट्स फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट। अभी सी, एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है वो आप समझो कि एक दो धारी तलवार की जैसा है, कि अपॉर्चुनिटी भी है और थ्रेट भी है। थ्रेट कैसे है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे जब पॉइंट आएगा तभी, बट राइट नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रख लो, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि ओपन गेट्स फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट। बस चार जो उसकी अपॉर्चुनिटी थी वो आपको याद रखनी है, उससे ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आती है थ्रेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अभी थ्रेट्स क्यों है? क्योंकि
ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा भाई कि रैपिड मूवमेंट ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड स्किल, जो अपन ने अपॉर्चुनिटी में पढ़ा था सेम, तो एकदम फटाफट मूवमेंट हो जाएगी, मतलब कि ड्यू टू विच द एडजस्टमेंट इन द न्यू स्ट्रक्चर्स क्रिएट्स प्रेशर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। है ये कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है, समझाता हूँ। सी, ड्यू टू विच द एडजस्टमेंट इन न्यू स्ट्रक्चर, अभी मान लो आज है 2022, ठीक है, आज मैं अपने यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी लेके आता हूँ, पूरी मशीनरी सारी, पूरी टेक्नोलॉजी और थोड़े लेबर्स, मशीनरी प्लस लेबर, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अभी रैपिड मूवमेंट मतलब हर थोड़े टाइम में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो पूरा क्या हुआ कि भाई मैं अभी तो 2-3 साल हुए थे मेरे को, 2025 में फिर कुछ नया आ गया भाई कि मशीनरी फिर से अपग्रेड हो गई और एआई का वो आ गया, तो लेबर भी मेरा फिर से मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा भाई कि रैपिड मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड स्किल्स, तो उससे क्या होगा कि जो नया स्ट्रक्चर है, ये जो 2022 का स्ट्रक्चर था और ये 2025 का जो नया स्ट्रक्चर आएगा, उसमें मुझे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। एज एन एम्प्लॉय, एज एन बिजनेस ओनर, दोनों को ये बहुत ही बड़ा एक थ्रेट है। नाउ नाउ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि भाई विच कैन क्रिएट डिस्टेबिलाइजिंग इफेक्ट। डिस्टेबिलाइजिंग इफेक्ट मतलब कि पोपटलाल बोलता है ना, दुनिया हिला दूंगा, तो इन लोगों की दुनिया हिल जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अर्लियर क्या था भाई, पहले क्या था, चाइना वॉज डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर कॉटन, ठीक है, चाइना को यहाँ से कॉटन मंगवाना पड़ता था क्योंकि चाइना में लेटेस्ट अज्यूम कि कॉटन की जो एग्रीकल्चर है वो कम होती थी, ठीक है। तो नाउ चाइना ने क्या किया कि भाई बेटर टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली और एक चीपर वे बना दिया कि वो आर्टिफिशियल कॉटन बनाने लगेंगे। चाइना वाले क्या करेंगे कि टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से नाउ दे आर मेकिंग अल्टरनेटिव्स ऑफ कॉटन। तो इंडिया से तो भाई अभी तक वो इंपोर्ट करता था ना, तो इंडियन जो इंडस्ट्री होगी उसके लिए क्या होगा भाई, डिस्टेबिलाइजिंग इफेक्ट। समझ में आया, इंडियन इंडस्ट्री के लिए डिस्टेबिलाइजिंग इफेक्ट हो जाएगी, तो जिसकी वजह से इंडियन फैक्ट्रीज एंड इंडियन मार्केट्स में शट डाउन, क्योंकि अभी चाइना तो यहाँ से लेगा नहीं, जो सबसे बड़ा कंज्यूमर था वो ही अपना चला गया, तो अपनी इंडस्ट्री को इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। एक मछली पानी में गई छपाक, वैसा सीन हो जाएगा। नाउ थर्ड इम्पोर्टेंट थ्रेट, अजम्पशन ऑफ मोर जॉब्स इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। जैसे मैंने बोला था, जो एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है दैट इज़ दो धारी तलवार। अजम्पशन, कंपनी हैज़ 500 एम्प्लॉय, ठीक है, हर बार वो बात सच नहीं होगी। क्यों सच नहीं होगी, क्योंकि मान लो एक कंपनी के पास 500 एम्प्लॉय है, ठीक है, अभी कंपनी क्या करती है, 5 हाईटेक मशीनरी लेके आती है, 20-30 करोड़ डाल के, 20 करोड़ डाल के 5 एकदम मस्त मशीनरी लेके आती है। तो अभी कंपनी मशीनरी ला रही है तो उससे कुछ इंप्रूवमेंट तो होगा ना कंपनी का। तो कंपनी ने क्या किया कि भाई चलो अभी मशीनरी आ गई तो ये लोगों को क्या ज़रूरत है, तो पहली फुर्सत में निकल, क्या बोल दिया कि पहली फुर्सत में निकल। तो 150 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया और उसकी जगह पे 30 जो नई मशीनरी आई वो चलाने के लिए 30 नए एम्प्लॉय को हायर किया। अभी अपॉर्चुनिटी में अपन ने ये पॉइंट पढ़ा कि भाई जॉब मिलती है बट ये 30 मिलती है, बट 30 के सामने दूसरी 150 जा भी तो रही है ना भाई। तो क्या हुआ कि 120 जॉब्स का एंड हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपनी के लिए इजी हो गया कि मशीनरी ला सकती है। अगर रेगुलेशन कम हो गए तो कंपनी मशीनरी लाई तो एम्प्लॉय को रफू चक्कर करना पड़ा। लास्ट सेकंड पॉइंट, ऑल इकोनॉमीज गेट्स कनेक्टेड, ठीक है, सारी इकोनॉमीज कनेक्ट हो जाएगी, किसके वजह से, ग्लोबलाइजेशन के वजह से। तो उससे क्या होगा भाई, ये थ्रेट क्यों है, क्योंकि अगर एक इकोनॉमी गिरती है तो इट कैन इम्पैक्ट ऑल अदर इकोनॉमीज, ठीक है। ये ट्रम्प भाई साहब और अभी ईरान का जो वॉर का सिचुएशन था उसमें आप लोगों ने क्लियरली देखा कि 2-3 कंट्री की लड़ाई के बीच में पूरा जो ग्लोबल इकोनॉमी थी दैट वाज अफेक्टेड। तो ये एक थ्रेट है। और ये जो लास्ट थ्रेट रहेगा स्पेसिफिकली इंडिया के लिए, ग्लोबल के लिए नहीं, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए ये थ्रेट क्यों रहेगा, किसी रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स, मतलब कि जो, चलो डिटेल में ही समझ लेते हैं, काम करते हैं। यूरोप में 45 कंट्रीज़ है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ क्या करेंगे कि भाई वो विद इन यूरोप ही डील करना प्रीफर करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी मान लो यूरोपियन कंट्री है, उसको कॉटन चाहिए, तो उसको अगर स्विट्ज़रलैंड से मिल रहा है तो वो इंडिया के पास नहीं आएगा कॉटन लेने के लिए। तो ये अपने को एक रीजनल ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक,
कि मतलब रीजनल रीज़न की वजह से अपने को इश्यू फेस करना पड़ रहा है, ये अपने लिए एक थ्रेट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक, मतलब इंडिया के रोड्स तो आपको पता ही है कि गड्ढों से भरे हुए, तो उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में डिले होगा और डिले की वजह से इकोनॉमी को इफेक्ट होगा। ओके, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड पॉलिसी एंड लिमिटेड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लैक ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली, मतलब इंडियन जो बिजनेसमैन है उनके पास उतना एक्सपोजर नहीं है कि वो ग्लोबली बिजनेस कर पाए। दिस वॉज द एंड ऑफ द टॉपिक, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। आई होप इट इज़ क्लियर। अपन रिवीजन बोलते थोड़ा डिटेल में ही समझ लिया, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अभी इतना डिटेल में क्यों समझाया, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है इससे। 4 से 5 ये लिखने हैं पॉइंट और 4 मार्क आपके पूरे आपकी झोली में। दिस वॉज द एंड ऑफ द टॉपिक। अभी पूरा चैप्टर नहीं हुआ है अपना, दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। जो ये नेचर का पॉइंट रहेगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, वो अपन दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। दिस वॉज द एंड ऑफ द टॉपिक। वन मोर टाइम कि ये जो पूरा अभी स्क्रीन का सेटअप है वो अपकमिंग वीडियोस में सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का। टिल देन स्टे ट्यून। कमेंट में प्लीज़ बताना मुझे लेक्चर अपना समझाने का अंदाज़ कैसा लगा आप लोगों को, और इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशंस तो प्लीज़ लेट मी नो। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।